नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग एक जीएस मॉडल पेपर की तरीके से, जिसमें हम लोग करंट अफेयर भी देखेंगे, जिसमें हम लोग जीएस का पूरा पोर्शन जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सभी क्वेश्चन देखेंगे। उसके साथ साथ जीके के भी 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यानी कुल मिला के जीएस, जीके और करंट अफेयर मिला के आपके 60 क्वेश्चनों को हम लोग एक मॉडल पेपर की तरीके से, एक प्रैक्टिस सेट की तरीके से करेंगे, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन आज मैंने लाया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एकदम सिंपल लेवल का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखेंगे, जो रतौंधी होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? तो याद रखेंगे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षी से, कैंसर से, स्तनधारी से या मिट्टी से? तो ऑन्कोलॉजी जो है यह कैंसर से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? यानी कि 3 तरीके के टेम्परेचर नापने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, और तीसरा होता है केल्विन। तो आपसे पूछा गया है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और डी है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आप इसे याद रखेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का एक सर्वोत्तम चालक है? जल है, पारा है, लकड़ी है या चमड़ा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछेगा तो आप याद रखेंगे यह पारा है। ऑप्शन में क्या है? पारा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, उसी तरीके से चमड़ा भी ऊष्मा का कुचालक होता है। जल थोड़ा बहुत सुचालक होता है, लेकिन पूछा गया सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम चालक हमारा लेड यानी कि पारा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है सिक्कों से, ऑप्शन बी है संख्याओं से, ऑप्शन सी है टिकटों से और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष से। तो न्यूमिज्मेटिक या न्यूमिज्मेटिक जो होता है यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, ऑप्शन बी है मानव अंगों के क्रियाकलापों का, ऑप्शन सी हमारा पशुओं के व्यवहारों का और ऑप्शन डी हमारा कोशिकाओं और ऊतकों का। तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए करता है, विटामिन सी करता है, विटामिन के करता है या विटामिन ए करता है? तो देखिए, विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमने से बचाता है। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि विटामिन ए जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है,
यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे क्या पूछा है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो निम्नलिखित कौन से रोगों में से टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, यानी इनमें से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों के काटने से नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी हमारा डेंगू, ऑप्शन सी हमारा चिकनगुनिया और ऑप्शन डी हमारा पीत ज्वर। तो देखिए डेंगू भी टाइगर मच्छरों के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी होता है और पित्त ज्वर भी होता है, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं होता, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए है ल्यूकीमिनिया, ऑप्शन बी है स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी है हमारा मेंजाइटिस और ऑप्शन डी है हमारा पैरालिसिस। तो आपको बताना है कि मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी हुई झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो मेंजाइटिस हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के हड्डी पे अगर झिल्ली में चढ़ जाती है तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है, तो मेंजाइटिस हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए है हमारा मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी हमारा सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर है, बैगन है, नींबू है या चावल है। नींबू क्या है, नींबू आपका विटामिन सी का सर्वोत्तम, मतलब सर्वोत्तम तो नहीं है लेकिन विटामिन सी का सोर्स है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, यानी कि 14 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है हमारा विलाई, ऑप्शन सी है हमारा एंजाइम और ऑप्शन डी हमारा ऊतक। तो छोटी आंत के आंतरिक परत में, यानी छोटी आंत के अंदर जो अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विलाई कहा जाता है। ठीक है, और ये विलाई कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि छोटी आंत में विलाई पाया जाता है और यह एक अंगुली नुमा संरचना होती है। तो विलाई कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी हमारा चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है हमारा ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए और ऑप्शन डी हमारा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो याद रखेंगे जो गैल्वेनोमीटर होता है यह धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया में कहां से शुरू होता है और कहां पे पूर्ण होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी मनुष्यों में जो भोजन होता है, यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसकी पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और कहां पे अंत होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा अमाशय या बड़ी आंत में, यानी कि अमाशय से शुरू होता है और बड़ी आंत में खत्म होता है। ऑप्शन बी हमारा मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। ऑप्शन सी हमारा आहार नली से शुरू होता है और बड़ी आंत में खत्म होता है। और ऑप्शन डी हमारा आहार नली से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, मनुष्यों में जो भोजन पाचन की प्रक्रिया होती है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में ही सलाइवा एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुंह से ही भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और छोटी आंत तक जाते जाते समाप्त होती है। यानी कि मनुष्य में भोजन पाचन की प्रक्रिया में आमाशय से शुरू होता है, मतलब मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में संपन्न होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे के कंटेनर द्वारा गैल्वेनाइज्ड किया जाता है क्रोमियम को, जिंक को, एल्यूमिनियम को या निकिल को। तो इसका लोहे के कंटेनर द्वारा गैल्वेनाइज किसको किया जाता है? तो जिंक को किया जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए, किसी भी तत्व में एक द्रव्यमान संख्या होता है, एक द्रव्यमान क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आता है? इसका द्रव्यमान संख्या निकल आता है। तो 15 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो एक तत्व के नाभिक में 15 न्यूट्रॉन और 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 37 होगी। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन ए है हमारा रुमेन, ऑप्शन बी हमारा रेटिकुलम, ऑप्शन सी हमारा अबोमेसस और ऑप्शन सी हमारा ओमेमेसस। तो आपको बताना है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन का होता है। ठीक है, रुमेन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा शून्य हो जाती है, कम हो जाती है, स्थिर हो जाती है या दोगुनी हो जाती है? तो किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए आप ही दौड़ रहे हैं और आपके ऊपर प्रतिरोध पैदा कर दिया जाए, यानी कि पीछे से आपको पकड़ लिया जाए, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? और दौड़ पाएंगे भी तो क्या उसी रफ्तार से दौड़ पाएंगे जिस रफ्तार से आप पहले दौड़ रहे थे? नहीं। तो उसी तरीके से विद्युत धारा में अगर प्रतिरोध बढ़ जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार का होता है? तो विद्युत कनेक्शन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा असमान गति, ऑप्शन बी हमारा रूपांतरित गति, ऑप्शन सी हमारा समान गति या ऑप्शन डी हमारा चूर्णन गति। तो आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असमान गति कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वस्तु के द्रव्यमान का किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा त्वरण, ऑप्शन बी है हमारा जड़त्व, ऑप्शन डी है हमारा मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा संवेग और ऑप्शन डी हमारा गति। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व कहलाता है, यानी कि इंटीरिया कहलाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए है हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन ए है हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी हमारा 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी है हमारा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा और ऑप्शन डी हमारा कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा या जूल? तो आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कितनी होती है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई
किलोवाट घंटा होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए साइंस के क्वेश्चन नहीं किए हैं, या साइंस में हम लोग थ्योरी क्लास भी नहीं लिए हैं। बाकी सब तो थोड़ा बहुत हमने लिया भी है, लेकिन साइंस बिल्कुल नहीं किया है, इसीलिए मैंने साइंस के क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है हमारा 6। तो आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 6 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए है हमारा अमीटर, ऑप्शन बी हमारा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी हमारा सेल या बैटरी, या ऑप्शन डी हमारा वोल्ट मीटर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो यह सेल या बैटरी मदद करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ऑप्शन ए है भगवान दास, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी हमारा बांज बहादुर और ऑप्शन डी है हमारा शेरशाह। तो जो टोडरमल था, टोडरमल बंदोबस्त आपने देखा होगा अकबर के शासनकाल में, लेकिन टोडरमल जो पहले थे यह शेरशाह के अधीन सेवा करते थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब अकबर शासक बनता है तो फिर यह टोडरमल अकबर के शासन में चले जाते हैं। तो टोडरमल पहले किसके अधीन सेवा किए हैं? तो शेरशाह सूरी के अधीन रह के सेवा किए हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन साम्राज्य नीचे की राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ऑप्शन ए है हमारा, क्या मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से पांड्य की राजधानी क्या मदुरई थी? तो हाँ बिल्कुल सही है कि पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। क्या काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी? तो ये भी सही है। लेकिन पल्लव की राजधानी आपका बेल्लोर नहीं था, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम था। कहाँ था? तो कांचीपुरम था। इसलिए आप याद रखेंगे कि पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है। कहाँ पे है? तो कांचीपुरम। ठीक, तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी सही है या नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हमको गलत जोड़े के रूप में अंकित करना है। तो गलत जोड़ा कौन सा है? सी है, क्योंकि पल्लव की राजधानी वेल्लोर नहीं है, कांचीपुरम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता है? और इसी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसको दासराज युद्ध भी कहा जाता है। तो परुषणी नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है हमारा रावी। तो परुषणी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो परुषणी नदी को वैदिक काल में रावी नदी के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सरोजनी नायडू ने, पंडित रमाबाई ने, दयानंद सरस्वती ने या महादेव गोविंद रानडे ने? तो आपको बताना है कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया है। ये सब कुछ हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करा रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद से रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है हमारा 6 महीने, ऑप्शन सी है हमारा 1 वर्ष और ऑप्शन डी हमारा 2 वर्ष। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून
बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है हमारा समानता का अधिकार में, ऑप्शन बी है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में, ऑप्शन सी हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में, या ऑप्शन डी हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो याद रखेंगे दोस्तों कि समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार में यह बात कहा गया है कि देश का कानून सभी को बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। और आर्टिकल 14 में ही ये बात कही गई है कि देश के सभी नागरिक को, देश के सभी लोगों को या देश के सभी नागरिक को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह बात किसमें है? तो आर्टिकल 14 में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए हमारा बंगाल विभाजन के दौरान, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में? तो नहीं। विश्व के प्रथम युद्ध के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 से 1919 तक चला था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो याद रखेंगे होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, यानी होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और उस समय क्या चल रहा था? तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1914 में ही शुरू हो गया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी हमारा 2, ऑप्शन सी है हमारा 3 और ऑप्शन डी हमारा 4। तो याद रखेंगे कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन सा? तो अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 352, ठीक, आर्टिकल 356, ठीक, आर्टिकल 356 जिसमें राज्यपाल अगर राज्य की शासन प्रणाली सही से काम न करे और राज्यपाल इस बारे में अगर राष्ट्रपति को सूचना दे दे तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये ही 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है जो आर्टिकल 352 में है, 356 में है और 360 में है। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ऑप्शन बी हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ऑप्शन सी हमारा असम, मेघालय और मणिपुर, ऑप्शन डी हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो आपको बताना है कि नागालैंड की साझी सीमाएं किन देशों से लगती हैं। तो देखिए नागालैंड के ऊपर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड के पश्चिम में कौन सा है? तो असम राज्य है। और नागालैंड के नीचे कौन सा है? तो मणिपुर है। यानी कि ये तीनों राज्य नागालैंड से टच करते हैं, यानी सीमाएं बनाते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर नागालैंड से सीमा साझा करती हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा सही ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो आपको बताना है कि इनका कार्यकाल क्रम से निश्चित करना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इंदिरा गांधी बने थे। उसके बाद कौन बना था? तो उसके बाद सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। दूसरा कौन बना था? तो दूसरा इंदिरा गांधी बनी थी। तीसरा कौन बना था? तो तीसरा हमारा मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है। और उसके बाद से चौथे में कौन बने थे? तो चरण सिंह जी बने थे, ठीक है, चरणजीत सिंह, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 2 1 3 4 जहां भी होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी में हमारा 2 1 3 4 है, यानी कि सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद से इंदिरा गांधी हैं, उसके बाद से मोरारजी देसाई, फिर चरणजीत सिंह बने थे। हमारा अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी हमारा आयरलैंड से, ऑप्शन सी हमारा दक्षिण अफ्रीका से और ऑप्शन डी हमारा फ्रांस थे। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और किस देश से क्या लिया गया है ये सभी कुछ मैंने आपको करा दिया है, तो आप पॉलिटी वाले सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप वहां से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा का है, केरल का है, उड़ीसा का है या पश्चिम बंगाल का है? तो सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी हमारा बायोगैस और ऑप्शन डी हमारा सौर ऊर्जा। तो पृथ्वी की उष्मा से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और भूतापीय ऊर्जा गुजरात के कच्छ से प्राप्त होती है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है, वह कौन है? क्या कान्हा में पाया जाता है या दाचीग्राम में पाया जाता है या गिर में पाया जाता है या मुदुमलाई में पाया जाता है? तो जहां पे एकमात्र सेंचुरी जहां पे कश्मीरी मृग पाया जाता है वह कहां है? तो वह दाचीग्राम है। ठीक है, वह कौन सा है? तो दाचीग्राम सेंचुरी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नमचा बरवा, ऑप्शन बी हमारा अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी हमारा कंचनजंगा और ऑप्शन डी हमारा माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इस तरीके से हमारा हिमालय स्थित है भारत में, इस तरीके से त्रिभुजाकार, ठीक है, धनुषाकार तरीके से। तो सबसे पूर्वी चोटी यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो नमचा बरवा है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नमचा बरवा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? देखिए, ये करंट का सब्जेक्ट है, हमने करंट भी आप लोगों को शामिल किया है, एकदम जीएस जीके और पॉलिटी का, जीएस जीके और करंट का एक मॉडल पेपर की तरीके से मैंने क्वेश्चन सेट किया है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह 2 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि AIFA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाईचिक भूटिया को, कल्याण चौबे को, सुनील छेत्री को या अंकित त्रिपाठी को? तो AIFA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वाईचिंग भूटिया की जगह इनको नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि इस वर्ष यानी कि 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? 2 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को या 5 व्यक्तियों को? तो इस बार 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? अब्दुल कलाम आजाद की याद में, या अबुल कलाम आजाद की याद में, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, या अटल बिहारी वाजपेयी की याद में? तो याद रखेंगे दोस्तों, शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? कोहिमा में किया जाएगा, लद्दाख में किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा या वारंगल में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है,
यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? मोनिका झा ने, अनीता जायसवाल ने, अनिष्का बियानी ने या श्रुति कुमारी ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अनिष्का बियानी ने जीता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स का किताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है हमारा चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन बी हमारा लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी हमारा जॉर्ज रसेल ने और ऑप्शन डी हमारा मैक्स वर्स्टापेन ने। तो आपको बताना है कि 2022 के डच F1 ग्रांड प्रिक्स का किताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? आर्टिकल 356, यह तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 124 भी नहीं है, आर्टिकल 170 भी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 370 जो है यह जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। यानी संविधान के आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 2004 में चुनी गई लोकसभा है 12वीं लोकसभा है, 13वीं लोकसभा है, 14वीं लोकसभा है या 11वीं लोकसभा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 2004 में जो चुनी गई लोकसभा थी वह 14वीं लोकसभा थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, और हमारा अगला है कि सांविधिक निकाय, और ऑप्शन डी है हमारा एक गैर सांविधिक निकाय। तो आपको बताना है कि योजना आयोग कौन सा आयोग है। तो याद रखेंगे योजना आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन के लिए रीट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा चुनाव आयोग के द्वारा। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? ऑप्शन ए हमारा एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी हमारा दोहरी न्यायपालिका, ऑप्शन सी हमारा संविधान की तीन सूचियां और ऑप्शन डी हमारा एक संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका और भारत दोनों के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करता है, यही एक दोनों की एक विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण नहीं है? सदन का विघटन, प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव। तो आपको बताना है कि भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण नहीं है, तो वह कौन सा होगा? तो सदन का विघटन। सदन का जो विघटन है वह भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अर्धन्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है, यानी कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वह अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा है, तो उसके कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरकारी कर्मचारी या सरकारी चीज़ों को
के कर्मचारी अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो उसके लिए मैंडेमस यानी कि परमादेश रिट जारी होता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी को या उस सरकारी कर्मचारी को आदेश देगा कि आप अपना कार्य सही तरीके से करें। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1947, ऑप्शन बी है हमारा 1951, ऑप्शन सी है हमारा 1956 और ऑप्शन डी है हमारा 1966। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाई आधार पर किस वर्ष राज्यों को पुनर्गठित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में किया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा जीएस जीके और करंट अफेयर। जीएस जीके करंट अफेयर का एक तरीके से मॉडल पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन को लगभग हमने 35 मिनट में समाप्त कर दिया है। तो इसी तरीके से मैराथन का मतलब ये नहीं कि घंटे वाली क्लास हो। मैराथन का मतलब ये होता है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपसे करा दिए जाए। 50 क्वेश्चन आपके जीएस जीके और करंट अफेयर से आएगा, लेकिन हमने 60 क्वेश्चन आपका कराया है एक मॉडल पेपर की तरीके से, जो आपके आने वाला पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कारगर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।